तरतीब उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर एक भी जैसे न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर उसमें चेंज आती है तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है और म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही एक डेडली जैसे डिजीज, जेनेटिक डिजीज हो जाती है। कैसे? जिस तरह से जो फुल इंटीग्रेस के स्टूडेंट है उनको पता है कि जो नॉर्मल जो जीन या डीएनए होता है उसकी सीक्वेंस जैसे उसमें से जैसे एक एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर डीएनए के अंदर सीक्वेंस है जीएजी और उसकी जगह पे हो जाए जीटीजी, और इस तरह से जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी का सी है, ए का टी होगा, जी का सी। अब जाहिर है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में भी समझे या ना समझे, बट सिंपल वर्ड्स में जैसे अगर हम एक छोटी सी चीज है जैसे उसमें जैसे ग्लूटामिक एसिड जो होता है नॉर्मल सीक्वेंस में उसकी जगह पे वैलिन आ जाए। जब ग्लूटामिक एसिड होगा तो उसकी हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे एक नॉर्मल आरबीसी बनेगा। अगर इसी चेन के अंदर जैसे अगर वैलिन होगा तो ये देखिए सिकल शेप या क्रेसेंट लाइक आरबीसी बन जाता है, और क्रेसेंट लाइक आरबीसी बनने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। इंटर क्लास में डिटेल में टॉपिक्स भी हैं तो वहां पे आज आगे डिस्कस करेंगे। आप जब इंटर क्लास में जो हाफ इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं और इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट ने इसको पढ़ लिया है, सिंपल वर्ड्स में आप इस पॉइंट पे बायोमॉलिक्यूल में आप यही पॉइंट नोट करेंगे, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में 6 नंबर जो अमाइनो एसिड है नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी वजह से आरबीसी जो है डिस्क शेप बनते हैं, बट उसकी जगह पे नंबर 6 जैसे वही अगर कोई उसमें म्यूटेशन हुई है तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन हुआ है तो मींस आरबीसी की जो शेप होगी वो क्रेसेंट लाइक होगी या सिकल लाइक होगी, उसे हम देंगे सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, जिसमें मेजर जो है 2 ग्रुप्स हैं प्रोटीन्स के, जिससे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप के हवाले से। जैसे आप देखें एक तो प्रोटीन होते हैं यानी उसकी जब सिंथेसिस और फॉर्मेशन का अमल होता है तो शुरू में जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनती है, प्राइमरी के बाद जैसे जैसे आपको पता है लीनियर और स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद वही जो है अगर जो क्वाइल्ड हेलिकल और प्लीटेड शीट्स में होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 3D फॉर्म में आता है तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसे 3D स्ट्रक्चर 2 या 4 यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने इनकी एग्जांपल्स भी पढ़े। ओवरऑल जो फंक्शनल ऑफ प्रोटीन्स होंगे तो उनकी क्या फॉर्म्स होंगी उन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रोडर उनकी जो है 2 कैटेगरीज होती है क्लासिफिकेशन के हवाले से, जिससे क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स। तो उसमें एक जो कैटेगरी है उसे हम देंगे फाइब्रस प्रोटीन। जैसे वर्ड फाइबर से मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या इलांगेटेड स्ट्रक्चर। और दूसरी जो प्रोटीन की जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूल लफ्ज की मीनिंग होती है स्फीयर्स, राउंड स्ट्रक्चर, बॉल्स, उससे हम कहेंगे ग्लोब्यूल कहेंगे। फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है फाइबर यानी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर जो होती है उससे हम कहते हैं फाइब्रस है। तो प्रोटीन की जैसे अकॉर्डिंग टू द जैसे शेप्स हैं तो उसमें these proteins are fiber or filament like shape, फाइबर या फिलामेंट लाइक, या जैसे फिलामेंट कहते हैं थ्रेड को, रॉड को, इस जैसे स्ट्रक्चर ओवरऑल होती है प्रोटीन तो हम उन्हें कहेंगे ये फाइब्रस प्रोटीन है। वाई? बिकॉज इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इलांगेटेड है, फाइबर जैसी है, तो उसे हम कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। फाइबर से वर्ड से दायर आप नोट करेंगे कि ये थ्रेड है, इलांगेटेड शेप है, फाइबर से फाइब्रस प्रोटीन हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है। और इसकी जो फीचर्स है 2-3 फीचर्स विद एग्जाम्पल, फीचर्स विद एग्जाम्पल जो आपको याद करना, यही टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोलॉजिकल जैसे जितनी भी डेफिनेशंस हैं और उसमें टॉपिक्स हैं उसमें एक जनरल कैटेगरी होती है, प्लस में हर एक का एक एग्जाम्पल्स वाइज जो भी होती है पॉइंट्स उनको भी आपको नोट करना होता है। देयरफॉर दे एग्जिस्ट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग फंक्शन। आप स्टूडेंट्स को याद होगा जैसे एसटीपी के अंदर आपने जैसे पढ़ा है प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, कल आपने इंसुलिन लिया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हेयर एंड स्पाइडर वेब लिया था। हेयर एंड स्पाइडर वेब अगर आपको याद है, हेयर या स्पाइडर वेब इसमें फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं हेयर एंड स्पाइडर वेब। इसी तरह से और भी हमें एग्जाम्पल आज जैसे पढ़ेंगे, बट ये जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, शेप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और फाइबर की सूरत में होते हैं, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं,
प्लस में ये इलास्टिक इन नेचर भी होते हैं, इलास्टिक इन नेचर भी होते हैं, बिकॉज इनमें इलास्टिक, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से जो प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो ये इसमें यानी इलास्टिसिटी भी होती है, फाइब्रस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर है, या एक्वस मीडियम हम जिसे कहें, इलास्टिक इन नेचर है, प्लस में के नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ये थ्री फीचर्स है आपको इनकी, जो जैसे फाइब्रस प्रोटीन है इनकी आपको याद करनी है, कौन सी की ओवरऑल जो फिलामेंट लाइक इनकी शेप है। नंबर टू जैसे पॉइंट है वो है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन में होते हैं, और उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसी तरह से इलास्टिक इन नेचर होते हैं, और कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। बिकॉज जब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स होंगी, उसका जैसे हम कंट्रास्ट लेंगे। ग्लोब्यूलर में जैसे यहीं पे अगर आप देखना चाहे, इसके साथ कंट्रास्ट करें इसका, तो ये ग्लोब्यूलर स्फीयर और बॉल लाइक होंगे, वो होंगे टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर होंगे, वो इन इलास्टिक होंगे, जैसे इलास्टिक है वो इन इलास्टिक है। ये के नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, वो कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, विद एग्जांपल की डिफरेंस होगी। तो इस तरह से जो आप इनको याद करेंगे पॉइंट्स को, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन को। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की जो डिस्टिंग्विशिंग जो पॉइंट्स हैं आप इनको नोट करेंगे, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स, डिफरेंस वाली पॉइंट्स, ठीक है। इसमें अब हम क्या कहें, लॉजिक है, कुछ स्टूडेंट हमें बायोलॉजी नहीं समझ में आती है, अब बायोलॉजी नहीं समझ में आती है तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि थोड़ी सी चीजों को आप मेमोराइज भी करें, ताकि वो याद रहे आपको और क्वेश्चन आप कर सकें, बिकॉज मेमोराइजेशन का जो पोर्शन है वो ज्यादा है बायोलॉजी के अंदर। तो टाइम दे अपना इस टॉपिक्स पे, बार बार रिपीटेडली कंट्रास्ट बनाएं कि इस ग्रुप के अंदर ये फीचर है, इसके अंदर ये फीचर है, तो मीन्स इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हम जो केमिस्ट्री की जैसे अप्रोच है इतनी बड़ी, हमारे बायोलॉजी की इस बायोमॉलिक्यूल में इतनी बड़ी अप्रोच नहीं है कि आप जैसे हर एक ऑयल पे जाए, एलिमेंट पे जाएं, किस तरह से, बट जो चीजें टेक्स्ट बुक की हैं बायोमॉलिक्यूल्स में हम उन्हीं को डिस्कस करें। तो जो की पॉइंट्स है आपका काम यानी इतना ही होता है, फोकस्ड काम है कि आप इनको याद करें। अगर टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल आए कैटेगरी के या कुछ, तो आपको वो बिल्कुल आपकी मेमोरी में हो और आप एकदम उसका जवाब दे सकें। तो अगेन फाइब्रस प्रोटीन यानी फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर है, इलास्टिक है, के नॉट बी क्रिस्टलाइज। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे कोलेजन फाइबर्स आपने यकीनन सुना होगा, कोलेजन फाइबर सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर कोलेजन फाइबर। इसी तरह से जो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग मैकेनिज्म इसका रोल है। एक्टिन मायोसिन जो है, ये प्रोटीन जो होते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन में, आपने अगर स्ट्रक्चर मसल्स की पढ़ी है तो यकीनन उसमें एक्टिन एंड मायोसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान प्रोटीन है। जैसे एक्टिन प्रोटीन है थिन फिलामेंट, और मायोसिन थिक फिलामेंट, ऐसी टर्मिनोलॉजी आपके जहन में होगी जैसे इंटर क्लास में। और केराटिन है, केराटिन जैसे हमारे हेयर्स हैं, नील्स हैं, एनिमल्स के अंदर हॉर्न्स हैं, हूफ्स हैं, उनके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है, उनके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। इस तरह से जो है ज्यादा इतनी इसकी डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको एग्जाम्पल वाइज इनको याद करना है, कोई दूसरी चीज इसमें एडिशनल नहीं है। बट हमारे पास जैसे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन इस तरह से है कि आप इनकी डायग्राम को जैसे थोड़ा सा फाइबर फॉर्म में जैसे नोट कर सकते हैं। जैसे ये कोलेजन का फाइबर है, कोलेजन फाइबर प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, तो इसमें कोलेजन का ये फाइबर है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, जैसे आप नोट करेंगे कोलेजन फाइबर के बाद जैसे आप जैसे क्लॉटिंग मैकेनिज्म में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का रोल है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसमें जो है ये इसका जो रोल होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में होता है। तो ये जो फाइबर्स है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, उसके बारे में क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो है एक्टिन और मायोसिन मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, जैसे ये रेड कलर की जो ये थिक फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन है, और इसमें ये जैसे बॉल लाइक जो छोटे छोटे प्रोटीन्स आपको नजर आ रहे हैं ये गोल्डन कलर के लिए यकीनन जो है ये एक्टिन प्रोटीन के। तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो मॉडल है उसमें आपने पढ़ा होगा एक्टिन और मायोसिन, ये भी फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है जैसे केराटिन प्रोटीन है, तो हेयर्स है, एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, हेयर्स एंड हॉर्न्स, उनके अंदर भी ये जो है केराटिन प्रोटीन होता है। जैसे हमारे भी हेयर्स हैं या एनिमल्स के ये जो हॉर्न्स है, हूव्स हैं,
उनके अंदर भी केराटिन प्रोटीन होता है। जैसे एनिमल्स के, जैसे ये हूव्स है, एनिमल्स के हॉर्न्स एंड हूव्स होते हैं, उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है, उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है। बहरहाल ये हमें सिर्फ यही याद करना था कि फाइब्रस प्रोटीन की जैसे डेफिनेशन क्या है। ओवरऑल फाइबर फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं, प्लस में जैसे कुछ रेफरेंस बुक होते हैं जो उनमें लिखा होता है कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जैसे हैं। बट हम अपने टेक्स्ट बुक को जैसे फॉलो करें तो ओनली एंड ओनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसे मौजूद है उसको ही नोट करेंगे। और इसी तरह से जो अदर फीचर्स थे उसमें इनसॉल्युबल वाटर है, इलास्टिक इन नेचर है, और कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड विद एग्जांपल याद करना है। इसी तरह से अब हम आएंगे जैसे नेक्स्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपको पता है, ग्लोब्यूल जैसे स्फीयर और बॉल, स्फेरिकल और ग्लोब्यूल की तरह इसकी जो शेप होती है, तो इस वजह से हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो दे आर कॉल्ड, ओवरऑल इनकी लुक या जो इनकी शेप जो नजर आएगी वो ग्लोब्यूल जैसी नजर आएगी। सो दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहेंगे। तो जैसे आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने इनका कंट्रास्ट लिया था, बिल्कुल कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और ये टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं। वहां पे फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर थे, ये सॉल्युबल इन वाटर है। इसी तरह से वो इलास्टिक इन नेचर थे, ये इनइलास्टिक इन नेचर है। इसी तरह से वहां पे जो से फाइब्रस प्रोटीन कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड और ये कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब विद एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको पता है वहां पे कोलेजन फाइबर थे, फाइब्रिनोजन थे, एक्टिन मायोसिन केराटिन प्रोटीन थे। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हैं, जैसे आपने मेनी टाइम पढ़ा है कि यानी एंजाइम्स, टोटली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, मोस्टली हार्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। जैसे आपने पढ़ा है एक स्टीरॉइड हार्मोन की कैटेगरी होती है और दूसरी होती है प्रोटीन हार्मोन की कैटेगरी होती है। तो ये प्रोटीन कैटेगरी हार्मोन्स एंटीबॉडीज हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चैनल प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड के बाइलेयर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड, जैसे आपने पढ़े होंगे यकीनन। तो ये जो चैनल प्रोटीन है जिसके जरिए सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स जैसे होते हैं, आयंस की जैसे मूवमेंट होती है, तो ये चैनल प्रोटीन भी जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों को आप कंट्रास्ट के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यकीनन जो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इतनी मुश्किल बात नहीं है या ज्यादा इतनी डिटेल नहीं है कि हम इसी टॉपिक पे फोकस करें। बट ओवरऑल जैसे आप देखें ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे इंजाइम्स हैं, जैसे ये इंजाइम है, ये इंजाइम की एक्टिव साइट है, इंजाइम की एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और देन ये एंजाइम सबस्ट्रेट। तो ये जो है ग्लोब्यूलर जो शेप होती है वो यकीनन किसकी होगी, ये जैसे एंजाइम की है, तो ये इनकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज का भी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया, एंटीबॉडीज जैसे प्लाज्मा के अंदर जो है सर्कुलेट करते हैं, उनको फॉर्मेशन का काम जो होगा यानी इनकी सिंथेसिस का जो काम होगा हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, खासतौर पे बी सेल, प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है सारी एंटीबॉडीज हैं। इसी तरह का कोई अगर पैथोजन होगा, यानी जो एंटीजन होगा, एंटीजन में भी बैक्टीरियम, एंटीजन में भी वायरस, तो ये एंटीबॉडीज उसको फौरन आइडेंटिफाई करते हैं और देन उसको जो है किलिंग का काम भी करते हैं। इनको किलिंग करने के वेरियस मेथड्स हैं, तो हम इम्यून सिस्टम में इनको पढ़ेंगे। बट सिंपली ये कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करते हैं, इनका नाम जैसे एंटीबॉडी, जैसे आजकल जैसे कोविड वैक्सीनेशन, तो एंटीबॉडी लफ्ज आपने यकीनन सुना होगा। तो जो भी एंटीजन मीन्स फॉरेन जो पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरियम हो या वायरस हो, जब भी बॉडी के अंदर दाखिल होगा तो उसके बाद जो अगर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज किसी पर्सन में मौजूद हैं, तो यकीनन इन वायरसेस को या बैक्टीरिया को ये ट्रेस करेंगे, किल कर देते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यून सिस्टम को जैसे रेगुलेट करने में इन एंटीबॉडीज प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जैसे हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, जैसे नेक्स्ट कैटेगरी जैसे चैनल प्रोटीन पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद होगा चैप्टर 3 के हवाले से, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे एक सिंपल जस्ट डिफ्यूजन होता है, तो यानी हायर लोअर कंसंट्रेशन में जो सेल, जैसे ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है और ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो हायर लोअर कंसंट्रेशन में ये जस्ट सिंपल डिफ्यूजन होता है। दूसरा डिफ्यूजन आपने जैसे पढ़ा होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, जो इन सिर्फ चैनल्स के जरिए जैसे
सोडियम चैनल हम बात कर रहे थे, पोटेशियम चैनल। तो इसी तरह से चैनल या ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं, चैनल प्रोटीन से आते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो लिपिड बाइलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे ये लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनकी थोड़ी बायोलॉजी, थोड़ी बहुत जो बायोलॉजी यकीनन पड़ी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर उसके साथ साथ जो है प्रोटीन भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चैनल प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन कहते हैं। और चैनल प्रोटीन के जरिए जो है वही स्पेसिफिक जो है, जैसे स्पेसिफिक शेप के जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इसमें पास होंगे, हर किस्म का नहीं। जैसे ये देखें, ये जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास होने के लिए जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं आयन चैनल होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये जो है प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स, हम कौन से प्रोटीन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन की नहीं, ग्लोब्यूलर। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, थोड़ी सी हमने इसकी इलस्ट्रेशन देखी है इस वजह से, ताकि ये टर्म्स आपको याद हो जाए। प्रोसेस नहीं है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, यहाँ पे जैसे हम ये प्रोसेस बता रहे हैं कि डिफ्यूजन, इस तरह से कोई प्रोसेस वगैरह इस इन टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं है। जस्ट उसकी एक सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है या इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट एक चार्ट होगा, यकीनन जो उस चार्ट को आप याद करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक जैसे टाइप है प्रोटीन का, उसके अंदर उसके फंक्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें जैसे सिलेबस के अंदर जैसे अनक्लियर है, जैसे अनक्लियर की मीनिंग है, जैसे प्रोटीन हेडिंग दी गई है आपके लिए, ये नहीं लिखा गया है कि आप इसमें जो है फंक्शंस जो इनको याद करें या ना करें। हमें याद है बिल्कुल 2-3 साल पहले, जैसे एक मैं हमेशा जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उस सिलेबस के अंदर एक डिजीज थी, स्टूडेंट को याद होगा, उसके बारे में कोर्ट में भी केस किए। जो कुछ क्वेश्चन कहते थे ये सिलेबस से रिलेटेड है, नहीं है, तो आखिर में कोर्ट का जो डिसीजन आया तो उसमें जज साहब ने कहा कि भाई वर्ड तो लिखा हुआ है ना, आप पढ़ते क्यों नहीं है? वर्ड तो लिखा हुआ है उस डिजीज के बारे में, अब क्यों होती है उसकी फीचर अगर आपकी बुक में नहीं है तो ये आपका मसला है ना, आपने क्यों नहीं पढ़ा? कोर्ट का एक डिसीजन है, यानी सिलेबस में उसकी वो पॉइंट थी ही नहीं। टेक्स्ट बुक में, किसी टेक्स्ट बुक में, सिलेबस तो दूर की बात है, टेक्स्ट बुक के अंदर वो पॉइंट नहीं थी, बट वो जस्टिफाई कर दिया उन्होंने। तो इसी तरह से अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे कल भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, हमने जैसे कुछ कल शाम में जेनेटिक्स का पोर्शन पढ़ा था, ये टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे? हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया मौजूद है। इनहेरिटेंस में यानी क्रॉसेस भी आ सकते हैं, और उसकी इनहेरिटेंस में दूसरा जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो भी आ सकता है। तो ये तो हमारी मजबूरी है, हम तो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, बट ये आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप चीजें इनको याद करें। अगर टेस्ट में आ जाए वेल एंड गुड, वरना वरना आपको जरा तकलीफ होती है याद करने में, उसके लिए हमें माजरत था कि आपको हमने ये क्यों पढ़ाया, ठीक है। बहरहाल, तो हम आते हैं रोल ऑफ प्रोटीन की तरफ आते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन की तरफ आते हैं कि प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर सेल्स, दे आर इन्वॉल्व इन सेल फंक्शन। प्लस में बुक की रीडिंग भी है, काफी सारे स्टूडेंट में मैसेज है हम बुक की रीडिंग करते नहीं है, तो हम बुक की रीडिंग भी कर रहे हैं। ईच प्रोटीन विद द बॉडी हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, और ये इनको हम क्या पढ़ें, ओवरऑल जो चार्ट होगा यकीनन उस चार्ट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं चार्ट के अंदर। तो चार्ट आपके पास टेक्स्ट बुक में मौजूद है, और उसमें अगर आप जरा देखिए एक सिंगल सिंगल लाइन की जैसे फंक्शन है, जैसे कोलेजन फाइबर, थोड़ी देर पहले हमने जैसे कोलेजन के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज जो होता है उसका कोलेजन फाइबर का होता है। आप स्टूडेंट को याद होगा, हमने जो जो फुल एंट्री टेस्ट की स्टूडेंट है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर कोलेजन फाइबर, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि बोन एंड कार्टिलेज उसका मैट्रिक्स होता है, वो प्रोटीन फाइबर्स कोलेजन फाइबर का मैट्रिक्स होता है उसमें। इलास्टिन प्रोवाइड सपोर्ट to connective tissues such as tendons and ligament. Tendons and ligament full entities के स्टूडेंट को मालूम है, जिससे लिगामेंट और टेंडन जैसे आपने ज्वाइंट के हवाले से यकीनन पढ़े थे, तो उनकी जो है जाहिर है ये इलास्टिक होते हैं, मूवमेंट होती है ज्वाइंट्स पे, तो इनमें ये इलास्टिन प्रोटीन की वजह से होता है। वाई बिकॉज ऑफ इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। केराटिन जैसे अभी हमने पिक्टोरियल डायग्राम के जरिए जैसे देखा, जैसे हेयर्स के अंदर वेरी कॉमन है, हेयर्स के अंदर केरा स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट कवरिंग सच एज हेयर, नेल्स, क्विल्स, क्विल्स जो फीदर्स हैं, बर्ड्स के फीदर्स हैं, फेदर्स, हॉर्न्स एंड बीक्स है, एंड बीक्स है, जो बर्ड्स की जो बीक होती है जिसमें फूड जो अपना लेते हैं, तो वो बीक उनके अंदर ये सारी चीजें
जो किसकी बनी होगी, यकीनन केराटिन की। हूस, जानवरों के जैसे खुर होते हैं, हॉर्न्स, सींग होते हैं, बर्ड्स की बीक है, बर्ड्स की फेदर है, तो उन सब के अंदर जैसे जैसे कोयल्स फेदर्स हैं, हेयर, ह्यूमन बींग की हेयर है, ये सब इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन, ये मेनी टाइम हमने पढ़ा है, जैसे इंटीग्रेस, फुल इंटीग्रेस के स्टूडेंट है, उन्होंने तो हिस्टोन को याद ही कर लिया है। बॉल लाइक जैसे प्रोटीन है, उनके ऊपर डीएनए की जो है क्वाइलिंग होती है, जैसे हिस्टोन प्लस प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनता है, अभी तक उनको याद है, 8 हिस्टोन प्लस डीएनए न्यूक्लियोसोम। इवन उनको जो है विड्थ भी याद है, सब कुछ याद है, ठीक है। बहरहाल तो ये जो हर एक प्रोटीन है और उसका फंक्शन है, सिंगल लाइन के अंदर एक की वर्ड ही, जैसे इसको आप याद करते जाएं, बस याद करने का काम ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी ये बेहतर नहीं है इसमें नजर आ रही है। तो बुक को देखते हैं, 45 पेज पे जैसे मौजूद है चार्ट, लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। ये सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे जिसमें कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन एंड हिस्टोन। और फंक्शनल प्रोटीन्स, बॉडी के अंदर कोई यकीनन उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर उसका यकीनन कोई रोल होगा, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन। एंजाइम के बारे में आपको फैमिलियर है, अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, रिएक्शंस है, एंजाइम के बगैर नहीं हो सकती हैं, तो ये बायो कैटलिस्ट है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स व्हिच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन चैप्टर भी पूरा है, अलग है, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें इतनी ज्यादा टाइम देने की जरूरत। हार्मोन्स भी पढ़ा हुआ है आपने, जिससे आपको पता है कि हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। और इसमें हार्मोन भी एक प्रोटीन कैटेगरी होती है और दूसरी स्टीरॉयड कैटेगरी होती है। तो प्रोटीनियस हार्मोन भी होते हैं, जैसे आपको पता है हर हार्मोन का एक कोई टारगेट ऑर्गन होगा, टारगेट सेल होगा, उस पर जाके एक्ट करते हैं, और उस सेल की जो फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसको ये चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन है, और जो हमारी सेल जो फिजियोलॉजी है, ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन हार्मोन्स का। आप जैसे हायर क्लास के आप में से स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, अगर हार्मोन की कोई प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन होती है या ओवर प्रोडक्शन होती है, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होते हैं। अगर एक छोटे से हार्मोन की कमी है या एक्सेस है, दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इतनी इनकी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, यकीनन जैसे आपने पढ़े होंगे। कैल्शियम लेवल है तो उसके हार्मोन है, डाइजेशन है, ब्लड प्रेशर है, इनको मेंटेन करने के लिए जो है हार्मोन्स जैसे हैं, वो उनकी नेचर जो है वो प्रोटीनियस नेचर है। और एंटीबॉडीज, थोड़ी देर पहले हमने जैसे एंटीबॉडीज के बारे में भी पढ़ा था, एंटीबॉडीज जो डिफेंस सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम उससे रिलेटेड है, पैथोजन को जैसे कंट्रोल किल करना। दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसी इन रिस्पांस टू एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल होता है, चाहे वो बैक्टीरियम हो, चाहे वो वायरस हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, वो जब बॉडी में इंटर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि एक तरह से प्रोटीन प्रोड्यूस करें, उन प्रोटीन्स का नेम होता है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वही एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियम या स्पेसिफिक टाइप के वायरस को जो है किल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं ये, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जैसे गैस ट्रांसपोर्ट का काम जो है हीमोग्लोबिन के जरिए होता है, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। Hemoglobin is found in RBCs and involved in transport of oxygen mainly and carbon dioxide to some extent. और फाइब्रिनोजिन है, क्लाटिंग मैकेनिज्म में इसका रोल है। फाइब्रिनोजिन इट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इज इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लाटिंग प्रोसेस। जैसे फर्स्ट ईयर में एचटीबी के आपने जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 के अंदर पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, तो उसमें ये मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं और ये स्टोरेज से रिलेटेड, जैसे एग होता है, एग व्हाइट, तो उसके अंदर प्रोटीन है, तो ये स्टोरेज है। और मिल्क, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन जो स्टोरेज प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं, इन प्रोटीन का नेम कैटेगरी होगी ओवल एल्ब्यूमिन एंड कैसिन। ओवल एल्ब्यूमिन इज फाउंड इन एग व्हाइट एंड कैसिन इज मिल्क बेस्ड प्रोटीन, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्वड इन स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड, स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड इनका रोल है। तो बहुत ही आसान है, एक सिंगल वर्ड से, जैसे जो वर्ड है उसके जरिए आप इसकी फंक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल में आएंगे, लिपिड की तरफ आएंगे, लिपिड बायोमॉलिक्यूल उस तरफ आएंगे।
लिपिड बायोमॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स को यकीनन थोड़ा बहुत इसके बारे में जैसे नॉलेज है एसटीबी के हवाले से। एसटीबी के हम बात करें, एसटीबी के हवाले से, एसटीबी तो यकीनन पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस में। तो लिपिड जो एसटीबी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि एक टर्म ब्लूर ने दिया था ये लिपिड टर्म, और इसी तरह से ये भी वहां पे पॉइंट है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने हुए, बट ऑक्सीजन वेरी लेस है। जैसे कि स्टीरिन के बारे में पढ़ा है C57H110O6, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे तो उसमें यानी एक थोड़ा सा रेशो फिक्स था। जैसे मोनोसेकेराइड्स के अंदर आपने जैसे देखा अगर C5 है H10O5 होते हैं, एक प्रॉपर रेशो है CnH2nOn, इस तरह से एक प्रॉपर रेशो। बट यहाँ भी अगर आप देखिए C57H110 एंड O6, तो जैसे आप देखें O6 यानी ऑक्सीजन इज वेरी लेस, अदरवाइज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं, लिपिड बने होते हैं। और लिपिड्स आपको पता है कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ओलिगोसेकेराइड लेस है, और जो पॉलीसेकेराइड है इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी तरह से जो लिपिड है, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर या एक्वस मीडियम, बट जैसे आपको पता है कि थोड़े से ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह उसमें ये सॉल्युबल भी हो सकते हैं। तो ये तो दो तीन पॉइंट्स थी, वो एसटीबी की पॉइंट्स हैं। बट हम जैसे आपको पता है कि लिपिड भी एक पॉलीमर है, लिपिड भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर है तो यकीनन किसी न किसी अमाइनो एसिड का बना हो, किसी न किसी बेसिक यूनिट या जैसे मोनोमर का बना होगा। जैसे हमने पॉलीसेकेराइड पॉलीमर, उसका मोनोसेकेराइड मोनोमर है। इसी तरह से हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स पॉलीमर है और अमाइनो एसिड उसकी मोनोमर है। अब जैसे हम लिपिड्स की तरफ आ रहे हैं, तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स अगेन दे आर पॉलीमर्स, और इनका बेसिक यूनिट भी होना चाहिए, मोनोमर भी होना चाहिए। वो मोनोमर होता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। मेनी टाइम, एक दो बार भी नहीं, हमने मेनी टाइम जैसे ऐसे डिस्कशन की है कि ये जो है मीन्स पॉलीमर है तो उनके बेसिक यूनिट मोनोमर होने चाहिए। तो ये इसके मोनोमर है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल याद करेंगे आप, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। प्लस में आपको बॉन्डिंग भी याद करनी है, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। और जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। वन अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इसके दरमियान ईस्टर बॉन्ड होता है, इसके दरमियान ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर बॉन्ड बनने के अमल को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन कहते हैं, इस अमल को हम कहेंगे ईस्ट्रीफिकेशन, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ईस्ट्रीफिकेशन। पढ़ेंगे ईस्टर कैसे बनता है, जैसे हमने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था, हाउ इट इज फॉर्म्ड, और इसी तरह से जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी पढ़ा था। तो अब हम ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एनटीबी में, फिलहाल ये जो एनटीबी है इसके अंदर जो मौजूद है, एनटीबी के अंदर आप जैसे देखें लिपिड्स आर द कलेक्टिव नेम फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज फैट्स है, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं और स्टीरॉइड्स हैं, दे आर फाउंड इन द बॉडी, देयरफॉर दे आर डिफाइंड एज हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेटेरोजेनस की मीनिंग होती है कि इसमें वेरियस और डाइवर्स ग्रुप है, हेटेरोजेनस। प्लस में फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, एक जैसे मोनोमर नहीं है, दो मोनोमर है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, तो हेटेरोजेनस है। तो हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जैसे आप देखेंगे लिपिड की नंबर 5 जो कैटेगरी मौजूद है। बट आप जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जैसे लिपिड में अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स इसके, एक फास्फोलिपिड है, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल, ईस्टर, एसाइल ग्लाइसरॉल, इनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो वैक्सेस तो इसमें इंक्लूड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा टच ले लेंगे इसको। तो and insoluble in water है, they are insoluble in water but soluble in organic solvent है such as acetone, alcohol and ether, उसके अंदर जो है ये solvent होते हैं। lipids are composed of carbon, hydrogen and oxygen as like the carbohydrates, but ऑक्सीजन का रेशो आपको पता है कि उसके अंदर प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। जैसे C57H110 एंड O6 स्टीरिन के अंदर जो होता है फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा थोड़ा बहुत। तो मीन्स ये जो है इसमें अगर आप ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे बहुत ही कम है, अदरवाइज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, बट एक जैसे पार्ट कंपोनेंट दैट इज ऑक्सीजन वो बहुत ही कम होता है।
however they are relatively they have less oxygen in proportion to the carbon and hydrogen then do carbohydrates. जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इस तरह से नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो है बहुत ही कम है, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ही कम है। एग्जाम्पल दिया गया स्टीरिन जिसका फार्मूला भी है, आप याद भी करेंगे, एसटीबी एनटीबी दोनों के अंदर फार्मूला मौजूद है। इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती है जिनको आपको याद करनी होती है, काफी सारी चीजें याद करनी होती है, इसमें जैसे लॉजिक्स कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है, मेमोराइजेशन का काम ज्यादा है। इसी तरह से ड्यू टू हाई कंटेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिससे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो बेसिक एलिमेंट कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन होता है तो उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इनके दरमियान जो बॉन्ड ज्यादा होते हैं, इस वजह से बिकॉज जैसे देखें ना कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो भी ज्यादा है इनमें, तो बॉन्ड भी ज्यादा होंगे, सो दे कंटेन डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। आवाज प्लीज लाइट थी, आवाज फैन ओके ठीक है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो इनकी तादाद ज्यादा होती है तो बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो मींस डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट होगी, कार्बोहाइड्रेट से इनमें डबल एनर्जी। रीजन क्या है? रीजन उसका ये है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो तादाद जाहिर है लिपिड में ज्यादा है तो इनके दरमियान बॉन्ड भी ज्यादा, तो इसमें डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट होगी, डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यही पॉइंट जो हमारे एसटीपी में भी लिखी गई है, डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो जस्ट बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं इनके। बट अब हम जो इनके फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल की तरफ आएंगे कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ईस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, हम ये डिस्कस करेंगे। बट एनटीबी के हवाले से पॉइंट्स में आप देखेंगे सबसे पहले इनकी जो टाइप्स हैं कंपोनेंट्स, जैसे ओवरऑल जनरली लिपिड की जो है थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है कि सेल मेम्ब्रेन के भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे फास्फोलिपिड, लिपिड का बाइलेयर हम जो पढ़ते हैं वो फास्फोलिपिड इन नेचर होते हैं। कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल आपको पता है कि प्रीकर्सर फॉर सेक्स हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रोल विटामिन डी उसका भी पार्ट है, स्टीरॉइड इन नेचर है, एक्ट एज एनर्जी स्टोर, जैसे ट्राइग्लाइसराइड है तो ये जो है एनर्जी स्टोरेज, डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टीरॉइड्स आर आल्सो, स्टीरॉइड जो है हार्मोन की नेचर काफी सारी जो स्टीरॉइड इन नेचर होती है, आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन एंड बायोन्सी। तो ये सारे ओवरऑल जो है लिपिड की काम है। प्रोटेक्शन जैसे क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर है ये एक प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, एवापोरेशन से, वाटर लॉस से रोकता है, तो ये वैक्सी लेयर मौजूद है। वाटर प्रूफिंग, ये जो है केरा वाटर प्रूफिंग जो क्यूटिकल जो उसके बारे में पॉइंट है। तो फर्दर जो इसकी जो टाइप्स हैं जिसमें एसाइल ग्लाइसरॉल है, जैसे सिलेबस अगर आप देखें उसमें वैक्स के हवाले से तो इतनी मीन्स पीएमसी के सिलेबस में वैक्स का नेम ही नहीं है, जैसे ठीक है। फास्फोलिपिड है, टर्पीन्स भी डिस्कशन उनकी नहीं है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की भी जैसे डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट ने जैसे पढ़ा होगा हार्मोन सेक्शन में कि यानी लोकलाइज हार्मोन है, जहाँ पे जो इंजरी की साइट होती है उसी जगह पे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और देन वो रिस्पॉन्ड देते हैं। इसी तरह से जो है स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड की भी जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर भी थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेल भी है, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे बहरहाल, थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा सिलेबस के हवाले से इनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सबसे पहले हमें एसाइल ग्लाइसरॉल की तरफ आते हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल, द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द लिविंग थिंग्स आर द एसाइल ग्लाइसरॉल। Chemically, acyl glycerol can be defined as the ester of glycerol and fatty acid. यानी ईस्टर का मतलब है ईस्टर बॉन्ड है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल के दरमियान ईस्टर बॉन्ड होता है, तो ईस्टर बॉन्ड बन जाए तो उससे हम कहेंगे जैसे एसाइल ग्लाइसरॉल। ईस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन की मीनिंग होती है जैसे मोनोमर जब दो मिलते हैं और एक पॉलीमर फॉर्मेशन की स्टेप्स होते हैं, आगे बढ़ता जाता है, पॉलीमर बनता जाता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, साथ साथ में H और OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। जैसे वाटर की प्रॉपर्टी में भी हमने ये पढ़ा था कि जब भी कंडेंसेशन का अमल होगा तो H एंड OH आयन वाटर मॉलिक्यूल बन के रिलीज होंगे और बॉन्ड बन जाता है।
तो इसी तरह से फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल के बनने से जैसे बॉन्डिंग होगी, ईस्टर बॉन्डिंग, और प्रोसेस को हम कहेंगे ईस्ट्रिफिकेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईस्ट्रिफिकेशन। तो ईस्ट्रिफिकेशन का अमल कैसे होगा, हम इलस्ट्रेशन के जरिए देखते हैं इसको। जैसे सिंपल वर्ड्स में आप ये याद करेंगे कि फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, तो इससे बनेगा ईस्टर, ईस्ट्रिफिकेशन, ईस्टर बॉन्ड। तो जैसे ग्लाइसरॉल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि यानी जो, जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइसरॉल जो होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइसरॉल इज 3 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3, 3 कार्बन कंपाउंड है, और उनके साथ 3 OH ग्रुप भी होते हैं, जैसे OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप। ग्लाइसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके अंदर 3 OH ग्रुप भी होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। तो यकीनन जैसे OH ग्रुप होते हैं, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन के प्रोसेस में OH एंड H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, वाटर रिलीज होगा, बॉन्ड बनेगा। तो आप जैसे देखें ये ग्लाइसरॉल है और ये फैटी एसिड है। ये एक येलो कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड की जो चेन होती है उसमें जैसे CH ऐसी चेन होगी, और इस फैटी एसिड के एंड में कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप होगा। फैटी एसिड के एंड में कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप होता है, जिसे कहते हैं COOH कहते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH, C डबल बॉन्ड O एंड OH, COOH कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप जो होता है। तो यानी फैटी एसिड के एंड पे कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है, और ग्लाइसरॉल में OH ग्रुप है। ग्लाइसरॉल में जैसे OH ग्रुप है, जैसे 3 कार्बन है उनके साथ जैसे OH है, तो इस OH ग्रुप का H पार्ट, OH ग्रुप का H पार्ट, और ये जो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप है उसका OH है। H एंड OH आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और देन यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड का नेम होगा ईस्टर बॉन्ड, और प्रोसेस इज कॉल्ड एज, अब इस तरह से जो मॉलिक्यूल बना उसे हम कहेंगे ईस्टर, कहेंगे ईस्ट्रिफिकेशन कहेंगे। तो यही सेम डिटेल जो है इसी NTB में मौजूद है। ग्लाइसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्यों कहते हैं? ट्राई की मीनिंग होती है यानी 3, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, 3 कार्बन है, 3 OH ग्रुप है, विच कंटेन्स 3 कार्बन। 3 कार्बन जैसे कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन मौजूद है, 1 2 एंड 3 कार्बन है। एंड BSN OH ग्रुप, हर एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप मौजूद है, तो उसे हम कहेंगे ग्लाइसरॉल। तो यानी ये डिस्क्रिप्शन ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल की है। ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन और उनके साथ 3 OH ग्रुप है। अब फैटी एसिड की तरफ आते हैं, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये फैटी एसिड का है। फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंटेनिंग वन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है प्रोटीन के अंदर COOH होता है, और COOH को जैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन OH ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड जैसे O होता है, तो उससे हम कहेंगे COOH, सेम चीज है। तो ये देखें C डबल बॉन्ड OH, तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इसके बाद ये जो एंड होता है, ये बाकी जो है आप देखें इसमें सब में CH इस तरह से अटैच है। तो अदर एंड अटैच टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों? कार्बन हाइड्रोजन को उससे मिलेंगे हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम 2 to 20। तो यानी ये जो नंबर होगा कार्बन का, ये नंबर होगा इवन नंबर होगा 2 से लेकर 20 तक होगा। हर एक फैटी एसिड की हवाले से उसमें एक यूनिक नंबर या मखसूस नंबर या खास नंबर जो कार्बन के होंगे, बट उन कार्बन का जो तादाद होगा वो 2 से लेकर 20 तक होगा। तो ये हुआ फैटी एसिड के बारे में, और ये है ग्लाइसरॉल के बारे में। और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा हम उसे कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन होगी, तो H एंड OH मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बन के जिससे रिलीज होंगे। बाकी क्या बचता है? बाकी आप जैसे देखें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और इस C और O आपस में लिंक हो जाते हैं। इस बॉन्ड को अब हम क्या कहेंगे? इस बॉन्ड को हम कहेंगे ये ईस्टर बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बनने के अमल को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। होपफुली आपने इस 2 पॉइंट को यानी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। ग्लाइसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 OH ग्रुप है। फैटी एसिड के अंदर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की है, और जिसमें कार्बन का तादाद इवन होता है जो 2 से लेकर 20 तक होता है। इसी फैटी एसिड के एंड पे क्या होता है? इसी फैटी एसिड के एंड पे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप मौजूद है।
तो जब भी इनकी जैसे बॉन्डिंग होगी तो उसमें क्या होगा, H जो है ग्लाइसरोल का OH ग्रुप में से H, और जैसे फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था जिसका OH पार्ट है, ये मिलके रिमूव होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होंगे, और बाकी यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो होपफुली आपने समझ लिया होगा कि ईस्टर बॉन्ड कैसे बनते। केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा, और स्टूडेंट इवन जब यहाँ की केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कहते हैं हमें नहीं समझ में आती है, केमिस्ट्री क्लास में अच्छी तरह से समझ में आती है, बिकॉज वो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, डिटेल है वहाँ पे, तो जो भी है, बट आप समझें हमारे लिए ये खुशी की बात है, चाहे आप यहाँ से समझें उधर समझें, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ये बायो केमिस्ट्री है। सो ईच फैटी एसिड, जैसे यहाँ पे अगेन जैसे देखें दोबारा से है कि एक जैसे फैटी एसिड होता है तो उसमें ये जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट है, CH ऐसे हैं, और ये उस जैसे फैटी एसिड के अंदर जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और OH है, तो यानी ये पूरा हुआ फैटी एसिड। और इसी तरह से ग्लाइसरोल जो होता है, आपको पता है ग्लाइसरोल के अंदर क्या होगा, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ जैसे 3 OH ग्रुप भी है, तो ये ग्लाइसरोल है, तो उसे हम कहेंगे ग्लाइसरोल कहेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो सिमिलरली ये इसी तरह की डायग्राम है, जैसे ये जो है आपको पता है COOH ग्रुप है, और ये जो पार्ट है ये जो हाइड्रोकार्बन है, और इसके साथ जो ये यहाँ पे बॉन्ड बना है, बॉन्ड बन गया है, उसे बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो मोर ओवर आपने जैसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लिपिड बाई लेयर है, उसमें फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड के बारे में पढ़ा है कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो ये फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल, जो फैटी एसिड की जो चेन होती है, ये फैटी एसिड नॉन पोलर इन नेचर होती है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है और वाटर इनसॉल्युबल होती है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होता है, और ये पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये फैटी एसिड के बारे में बात हो रही है, फैटी एसिड के बारे में बात हो रही है। जो पोलर जो जो फिलिक हेड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, पोलर पार्ट जो होता है यकीनन जैसे पोलर और नॉन पोलर आपने यकीनन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये फैटी एसिड का जो ये एंड है ये हाइड्रोफोबिक के नेचर। अब हम देखेंगे कि ईस्टर बॉन्ड किस तरह से बना है, ईस्टर बॉन्ड बनने का अमल किस तरह से होता है। जैसे ये एक ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल है, ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल यानी उसमें 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल होता है। 3 फैटी एसिड जैसे 1 2 3, ये 3 फैटी एसिड है और ये 1 ग्लाइसरोल है, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है जिसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और इनका जो OH ग्रुप था तो इस OH में H पार्ट रिमूव हुआ, बाकी क्या बचा था, जैसे O बचा था। तो ये ईस्टर बॉन्ड इस तरह से बनते हैं। तो ये इस बॉन्ड को, और यहाँ पे भी आपने देखा था, यहाँ पे क्या था, जो फैटी एसिड का जो हेड था उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH पार्ट और H पार्ट जो है ग्लाइसरोल से वो रिमूव हुआ। अब ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। अगेन जैसे यहाँ पे देखें ये सेम है, 3 फैटी एसिड है, 1 ग्लाइसरोल है, 1 2 3, ये 3 फैटी एसिड है और ये एक सिंगल ग्लाइसरोल है जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद है। OH ग्रुप में H पार्ट और कार्बोक्सिलिक का OH पार्ट, H एंड OH पार्ट जैसे मिलके यहाँ पे ये रिमूव होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब बॉन्ड बनेगा, जैसे देखिए अब इसमें यहाँ पे हम जैसे बॉन्ड बनाते हैं तो ये इस तरह से एक लाइन देंगे हम तो ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह से जो ये बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। तो यही सेम इलस्ट्रेशन मौजूद है। अगर इसी डायग्राम को आप देखें, जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो ये C है और ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का ईस्टर बॉन्ड नेम है, और वो O पार्ट है, किसका O पार्ट जो है ग्लाइसरोल का है, ये C डबल बॉन्ड O। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ये ईस्टर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। जैसे ये ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फैटी एसिड है, 1 ग्लाइसरोल है। फैटी एसिड की ग्लाइसरोल के साथ अटैचमेंट किस जगह पे होगी, जो OH ग्रुप होते हैं ना फैटी एसिड के, OH ग्रुप होते हैं उसके साथ ये जो अटैच होंगे। जाहिर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अटैचमेंट के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए यूज होते हैं।
इसी तरह से सेम यही इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन है कि ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, 3 फैटी एसिड, 1 2 3 फैटी एसिड, और ये ग्लाइसरोल है, ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल है, ये ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल है। ट्राइग्लाइसराइड में 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल होते हैं। तो बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? तो जैसे ये हर एक ग्लाइसरोल का जैसे OH ग्रुप का H पार्ट और कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप का OH एंड H, जैसे यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हुआ है और यहाँ पे अगेन देखें बॉन्ड बना है, ईस्टर बॉन्ड बना है। तो ये देखें अब ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। तो यानी ये जो है ट्राइग्लाइसराइड के अंदर 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल इस तरह से लिंक होते हैं या अटैच होते हैं। तो होपफुली आपने ये समझ लिया होगा और याद भी करते जाएंगे, इनको आहिस्ता आहिस्ता याद भी करते जाएंगे। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि लिपिड्स में जैसे फर्दर कैटेगरीज जो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। When a glycerol molecule combines with chemically with one fatty acid, a monoglycerol or monoglyceride is formed. जैसे जाहिर है 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोग्लाइसरोल। ऐसी टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ी होगी, मोनो लफ्ज 1 के लिए इस्तेमाल होता है, मोनोग्लाइसरोल। इसी तरह से जब इसी तरह से 3 फैटी एसिड कंबाइन विद 1 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, ट्राइग्लाइसराइड इज फॉर्म्ड। जैसे आपको पता है कि अभी हमने डायग्राम देखी 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल, तो ये जो ट्राइग्लाइसराइड और ट्राइग्लाइसरोल बनता है। तो triglycerols are also called the neutral lipids, as all of the 3 OH group of glycerol are occupied by fatty acid and no charge of OH group is left. तो न्यूट्रल मीडियम किसे कहते हैं? जो अनचार्ज हो और जिसमें कोई डू नॉट कंटेन एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स। यही सेम पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यानी इसको हम क्यों कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड न्यूट्रल। तो आप जैसे देखें ग्लाइसरोल के अंदर क्या है, ग्लाइसरोल के अंदर जो है, ग्लाइसरोल के अंदर जैसे आपने देखा कि 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है और फैटी एसिड ये सब इनके साथ इनकी ईस्टर बॉन्डिंग हो गई। अब कोई भी OH ग्रुप नहीं बचा हुआ है, OH ग्रुप कोई भी फ्री नहीं है, ग्लाइसरोल का OH ग्रुप कोई भी फ्री नहीं है। इस वजह से हम ट्राइग्लाइसराइड को कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि 3 OH ग्रुप थे, वो 3 के अंदर 3 फैटी एसिड की लिंक हुआ है, बॉन्ड हुआ है और ईस्टर बॉन्ड बन चुका है। अब इसमें OH ग्रुप कोई भी फ्री नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल जो है लिपिड है, ट्राइग्लाइसराइड इज कॉल्ड न्यूट्रल। जैसे ये जब ट्राइग्लाइसराइड बन गए, जैसे आप देखें प्लस में 3 वाटर मॉलिक्यूल भी जैसे रिलीज होते हैं, तो ये जो OH ग्रुप थे इस ग्लाइसरोल के सब के साथ जैसे वो फैटी एसिड लिंक हो गए, अब OH ग्रुप बचा ही नहीं, तो हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल है। जिसपे कोई चार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। यही पॉइंट जो इसमें जो हमारे NTB में मौजूद है ना कि ट्राइग्लाइसराइड आर कॉल्ड एज न्यूट्रल लिपिड्स एज all 3 OH groups of glycerol are occupied by the fatty acid and no charge bearing OH group is left. OH group बचा ही नहीं ग्लाइसरोल का, सारे फैटी एसिड उसके साथ लिंक हो गए, तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल लिपिड है। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल लिपिड। ठीक है, ऐसी छोटी सी चीजें केमिस्ट्री के अंदर यकीनन आपने डिटेल में जो पढ़ी होंगी तो वही सेम है, इसमें कोई बिग डिफरेंस जैसे हम कहें वो नहीं है। फर्दर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड है about 30 different type of fatty acid। याद करेंगे जैसे 20 types of amino acids हैं, 20 types of amino acids हैं, ये 30 different types of fatty acids हैं are found and fatty acid vary in length। जैसे आप अमाइनो एसिड प्रोटीन के हवाले से देखें 20 types of अमाइनो एसिड, और हर एक अमाइनो एसिड के अंदर जो उनकी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद भी मखसूस थी, कितने इसमें अमाइनो एसिड होने चाहिए, कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए, वो तो उस हवाले से आपने पढ़ा। बट यहाँ पे आप जैसे देखें फैटी एसिड वेरी इन लेंथ, कैसे जिस तरह से जैसे हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप होता है फैटी एसिड का उनका तादाद भी होता है, वो कुछ जरा किन में कम होता है किन में ज्यादा होता है। कुछ ऐसे मीन्स हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें तादाद कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो एसिटिक एसिड है जैसे उसमें जस्ट ओनली 2 कार्बन है। जैसे आपको याद होगा फैटी एसिड के अंदर कार्बन नंबर जो है, कार्बन नंबर डिफरेंट होते हैं, 2 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा था फैटी एसिड के अंदर। जैसे ये फैटी एसिड है उसमें 2 से 20 तक कार्बन होंगे, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप था, आपको पता है। तो कार्बन की तादाद 2 सिर्फ 2 होती है। एसिटिक एसिड में क्रैमिंग की सवाल ज्यादा है, मेमोराइजेशन की ज्यादा है। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन होते, किसमें, ये फैटी एसिड की चेन के अंदर।
आर द सिंपलेस्ट फैटी एसिड। अब इन्हें हम कहेंगे सिंपलेस्ट, वाई? बिकॉज इनके अंदर कार्बन की तादाद बहुत ही कम है, वरना रेंज है 2 से लेकर 20 तक जो कार्बन आ सकते हैं, तो जस्ट ओनली 2 हैं तो या 4 हैं तो बहुत ही कम है, तो इन्हें हम कहेंगे सिंपलेस्ट फैटी एसिड। बट जैसे पामेटिक एसिड है जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, और इसी तरह से स्टीरिक एसिड है 18 कार्बन है, और मोस्ट कॉमन फैटी एसिड, ये जो है मोस्ट कॉमन फैटी एसिड है, जिससे एक पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन, पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन, जैसे ये पामेटिक एसिड फॉर एग्जांपल, ये जो है ना पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं टेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कम हुआ है और 16, नेक्स्ट 16 है। तो इस तरह से 16 जो है इसमें जो है होते हैं 16, अगर जो कार्बन है तो ये पामेटिक एसिड है, ठीक है। तो ये पामेटिक एसिड है, उसमें 16 कार्बन इनकी जो तादाद होती है, 16 कार्बन। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताई गई है, यही सेम पॉइंट यहाँ पे बताई गई है कि कार्बन की जो तादाद होती है वो मखसूस होती है। एसिटिक एसिड में 2, ब्यूटेरिक एसिड में 4 है, पामेटिक एसिड में 16, और इसी तरह से स्टीरिक एसिड है उसमें 18 कार्बन जो होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। क्रेमिंग टाइप के क्वेश्चन है, ये फैटी एसिड की चेन के अंदर कार्बन एटम का जिक्र है। तो मजीद हम जैसे कल डिस्कस करेंगे, अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सी यू बाय टुमारो, थैंक यू।